नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज कुछ बातें करते हैं साउथ के और हिंदी फिल्मों के 1950 से लेकर 80 तक के दशक के जाने माने साउथ इंडियन प्रोड्यूसर चिनप्पा देवर के बारे में। 40 के दशक के आखिर से लेकर 70 के दशक तक चिनप्पा देवर साउथ सिनेमा का एक बहुत जाना माना नाम था। और 70 के दशक से लेकर 80 के दशक के बीच में उन्होंने हिंदी में भी बेहतरीन फिल्में बनाई थी और बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थी। जब शुरुआत होती है हाथी मेरे साथी थी, हाथी मेरे साथी, राजेश खन्ना, तनुजा, उस दौर के दो बहुत बड़े सुपरस्टार। उसको आ जाती है राजा 1975 में, ऋषि कपूर डबल रोल में, ऋषि कपूर, सुलक्षणा पंडित, प्रेम चोपड़ा, एक बहुत बड़ी फिल्म। ऋषि कपूर की जब रोमांटिक हीरो की इमेज थी उस दौर में उन्होंने ऋषि कपूर को एक डबल रोल में लिया। एक रिवेंज ड्रामा था, हालांकि फिल्म उतनी नहीं चली थी, शायद ऋषि कपूर की रोमांटिक इमेज इस फिल्म पर भारी पड़ी थी। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा और जया भादुड़ी को लेके गाय और गौरी के बाद धर्मेंद्र और हेमामालिनी को लेके माँ। उसके बाद अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को लेके 2 और 2 5। ये सारी बड़ी बड़ी फिल्में। एक फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी उन्होंने की थी 1978 में, जब मिथुन को कोई काम नहीं दे रहा था, कोई लीड हीरो के तौर पर मौका नहीं दे रहा था, तब देवर साहब ने मिथुन को लेकर बिहार रक्षक बनाई थी। तो पहली बार मिथुन को एक बड़ा ब्रेक दिया। फिल्म भी ठीक ठाक चली थी। उसके बाद मिथुन को लीडिंग मैन के तौर पर फिल्में मिलने लगी थी। उसी के बाद मिथुन को रविकांत नगाइच की सुरक्षा मिली थी, जिसने मिथुन को बुलंदी तक पहुंचाया। चिनप्पा देवर बहुत जाना माना नाम, जितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते थे और उतने ही दिलदार थे, पैसे देने वाले बहुत ईमानदार, जानवरों के बहुत बड़े प्रेमी। देवर साहब की हर फिल्म में, उनकी ज़्यादातर फिल्में तो खैर जानवरों के ऊपर ही बेस्ड होती थी, लेकिन फिल्म का विषय कुछ और है। फिल्म भी जानवरों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते थे, बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड था उनका, और जितना प्रोफेशनल उतने ही डिसिप्लिन थे। काम में किसी तरह की कोताही उनको बर्दाश्त नहीं होती थी। वो चाहे एक्टर हो, बड़े से बड़ा एक्टर हो, बड़े से बड़ा स्टार हो या टेक्नीशियन हो, सबके लिए एक ही नियम होता था। पहली हिंदी फिल्म कर रहे थे राजेश खन्ना के साथ, जो अपनी लेट लतीफ़ी के लिए मशहूर थे। मेरा नाम राजेश खन्ना, तनुजा, फिल्म थी हाथी मेरे साथी। जब शूटिंग शुरू हुई तो देवर साहब क्या देखते हैं, शूटिंग खैर उन्हीं के फार्म हाउस पर कहीं चल रही थी, साउथ में किसी जगह पर चल रही थी, और राजेश खन्ना की लेट लतीफ़ी को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने फार्म हाउस पर शूटिंग रखी थी। राजेश खन्ना लोकेशन पर रहेंगे तो सेट पर जल्दी आएंगे, क्योंकि ये पहले जानते थे कि राजेश खन्ना लेट आते हैं। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना तो राजेश खन्ना थे, उनका अपना एटीट्यूड था। 12 बजे से पहले कभी सेट पर नहीं आते थे। अब चूंकि राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे, उस दौर की बहुत भारी भरकम फीस मिली थी उनको। देवर साहब ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। इतने बड़े स्टार को सीधे कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता था। राजेश खन्ना की सेक्रेटरी से भी बात की, लेकिन फिर भी कुछ राजेश खन्ना का और फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। 12 बजे 1 बजे अब रोज आते थे। देवर साहब ने राजेश खन्ना को यह एहसास दिलाने का कि समय की पाबंदी क्या होती है, एक बड़ा अनोखा तरीका निकाला। अपनी प्रोडक्शन टीम से किसी आदमी को उन्होंने अपने पास बिठा लेते हो, और जैसे ही राजेश खन्ना सेट पर आते हैं उसको पीटना शुरू करते हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोलते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई लेट आने की, तू जानता है तेरी वजह से मेरे कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तेरी वजह शूटिंग 12-1 बजे तक रुकी रहती है,
तू नहीं आता, मैं शूट जो भी हो, इस तरह की बातें बोलकर राजेश खन्ना को सुनाते हुए और उसको पीटते। पहले दिन जब राजेश खन्ना ने ये देखा तो उनको लगा कि शायद कोई नया एक्टर है या कोई नया टेक्नीशियन है, लेट आया हुआ, तो इसीलिए देवर साहब उसको मार रहे हैं। फिर दूसरे दिन राजेश खन्ना सेट पर आते हैं, तो फिर देखते हैं जैसे ही राजेश खन्ना सेट पर एंट्री ले रहे हैं, देवर साहब उसको पीटना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन राजेश खन्ना को लगा शायद कुछ ऐसी बात है, ये आदमी लेट आया होगा, इसलिए देवर साहब उसको पीट रहे हैं। लेकिन जब ये बात 3-4 दिन लगातार यही घटना हो रही थी, तो एक दिन राजेश खन्ना से नहीं रहा गया और राजेश खन्ना ने देवर साहब के किसी सहायक से पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैं जब आता हूँ देखता हूँ देवर साहब इस आदमी को पीट रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। तो उस आदमी ने राजेश खन्ना को जवाब दिया कि देवर साहब डिसिप्लिन के बहुत पाबंद हैं, अपने सेट पर किसी तरह का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करते हैं, और आप रोज़ लेट आते हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आप तो सुपरस्टार हैं, आपको तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा उतारने के लिए इस आदमी को हायर किया है कि वो आपके बदले में इसको पीट कर अपने दिल को थोड़ी तसल्ली देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं राजेश खन्ना को मार रहा हूँ। राजेश खन्ना समझ गया कि देवर उनको क्या एहसास दिलाना चाहते हैं। उस दिन के बाद दूसरे दिन से राजेश खन्ना ने सेट पर समय से आना शुरू कर दिया, और जब तक हाथी मेरे साथी की शूटिंग चली, राजेश खन्ना किसी दिन सेट पर लेट नहीं आया। अपने पूरे जीवन काल में, पूरे एक्टिंग करियर में राजेश खन्ना सिर्फ 2 शूटिंग पर समय से गए। एक तो देवर साहब की हाथी मेरे साथी की शूट पर, इस घटना के बाद उन्होंने जितने दिन शूटिंग की बिल्कुल टाइम पर आते थे। इसके अलावा सिर्फ ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनके सेट पर राजेश खन्ना समय से जाते थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने जब पहली बार राजेश खन्ना को आनंद में साइन किया था तो उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखवा दी थी। पर सबसे पहले तो उन्होंने, ये वो जमाना था जब राजेश खन्ना एक फिल्म के 20 लाख लेते थे। पूरी आनंद के लिए उन्होंने राजेश खन्ना को 20,000 दिए, वो भी इस शर्त पर दिए कि मुझे तुम्हारे 20 दिन चाहिए। आनंद का आनंद में सोचिए इतनी बड़ी फिल्म थी और इतना संवेदनशील विषय था, इतना ट्रीटमेंट था फिल्म में। राजेश खन्ना का पूरा काम सिर्फ 20 दिन में ऋषिकेश मुखर्जी ने निकाल लिया था, और वो 20 दिन राजेश खन्ना बिल्कुल टाइम पर आए। ये बात उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी थी कि जितने दिन मेरी फिल्म की शूटिंग होगी आपको समय पर आना पड़ेगा, आपको पूरी फिल्म के 20,000 रुपये मिलेंगे। और सिर्फ राजेश खन्ना ही नहीं, ऋषिकेश मुखर्जी के पास हर एक्टर को कम पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी एक्टर उनकी फिल्में करने के लिए मरते थे, क्योंकि उनकी फिल्में करने से एक्टर को बहुत फ़ायदा होता था। आज भी ऋषिकेश मुखर्जी जितनी फिल्में हैं, सारी फिल्में क्लासिक गिनी जाती हैं, और वो सारी फिल्में बहुत कम बजट में बनती थी। खैर, आज देवर साहब के बारे में बात हो रही है। ये तो घटना थी हाथी मेरे साथी की। इसके बाद यहाँ मैं जिन एक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एक नायक और नायिका है उस दौर के 60-70 के दशक के। इनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ये घटना कुछ अलग तरह की है। मिड-70s की बात है, देवर साहब की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस दौर के 2 बहुत बड़े स्टार उस फिल्म में काम कर रहे थे। उन दोनों के अफेयर की भी कुछ घटनाएं उस दौर में सुनाई देती थी, मैगजीन में आती थी। अफेयर चल रहा था, सबको पता था। साउथ की किसी लोकेशन पर शूट चल रही थी, और एक लंबा चौड़ा शेड्यूल था, कुछ 30-40 दिनों का शेड्यूल रहा होगा। किसी कारण की किसी वजह से अचानक एक दिन शूटिंग कैंसिल हो जाती है। पता नहीं क्या देवर साहब के दिमाग में आया, उन्होंने सोचा चलो यार हीरो से कुछ बातें कर लेता हूँ, और अचानक हीरो कमरे में पहुंच गया। देवर साहब की एक आदत थी, फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे। एक कैमरा हमेशा उनके पास रहा होता, तो जहां जाते वो कैमरा उनके साथ रहता। अचानक देवर साहब हीरो के रूम में पहुंचते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। जैसे ही देवर साहब ने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ भी दुर्घटना घट गई। देवर साहब जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, क्या देख रहे हैं, सामने बेड पर उनका लीडिंग मैन और लीडिंग लेडी दोनों बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हैं। वहाँ क्या हो रहा था ये तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे ही नायक नायिका ने देवर साहब को देखा, नायक ने तुरंत चादर उठाकर अपने ऊपर डाल दिया। दोनों चादर के अंदर थे। देखकर देवर साहब हंसने लगे, क्योंकि ये बात वो भी जानते थे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये भी जानते थे, ये सब लोग जानते थे कि
बहुत जल्दी इन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन जो नज़ारा देखना था वो तो उन्होंने देख लिया, और हंसते हुए उसी समय उन्होंने अपना कैमरा उठाया, वहाँ कुछ फ़ोटो क्लिक कर ली। नायक के चिल्लाता, नायक ने कहा, दोनों चिल्ला रहे मत खींचिए मत खींचिए मत खींचिए, लेकिन देवर साहब ने हंसते हंसते फ़ोटो खींच ली, और वैसे हंसते हंसते कैमरे से बाहर निकल गए। हीरो उठा, तुरंत कपड़े पहने, नायिका ने भी अपने कपड़े पहने, हीरो भाग के, नायिका तो शर्मा रही थी, वो नहीं गई, लेकिन हीरो भाग के देवर साहब के पास गया और जाकर उनकी बहुत मिली थी कि अरे अभी फ़ोटो डिलीट मत करिए, किसी को बताइएगा मत। लेकिन देवर साहब ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा और किसी को नहीं बताऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोटो भी डिलीट कर दूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हीरो चला गया। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, उन तस्वीरों में से एक तस्वीर न्यूज़पेपर में आ गई। अब कैसे हुआ, या हो भी सकता है कि पब्लिसिटी स्टंट रहा हो, लोग अपनी फिल्में चलाने के लिए सब करते हैं। वो तस्वीर न्यूज़पेपर्स में आई, कुछ मैगजीन्स में आई। ये बात उस साल बड़े चर्चा का विषय बनी रही। हो सकता है इसका फ़ायदा फिल्म को भी हुआ, क्योंकि इस फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। वैसे मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरह की बातों का फिल्म के हिट होने या फ्लॉप होने पर कोई असर पड़ता है। जो चीज़ अच्छी है वो चलेगी, जो अच्छी नहीं है वो नहीं चलेगी। लेकिन खैर, वो फिल्म रिलीज हुई, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। यहाँ मैं नायक नायिका का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उसके बाद इसी घटना के 2 साल के बाद उन दोनों की शादी हो गई है। उन दोनों की बच्चे हैं, बच्चों की भी शादी हो चुकी है। तो ऐसी बात तो ऐसे में इस तरह उन दोनों का नाम लेना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ। खैर, ये कुछ बातें, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत बड़े दिल वाले और अपने दौर के बहुत बड़े प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर के बारे में अगले एपिसोड में किसी और घटना पर बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।